जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत सहायक वाचन भाग से पाठ 1 लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा पाठ का अध्ययन करेंगे। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं। सबसे पहले हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे ने इस यात्रा वृत्तांत में अमरकंटक की यात्रा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता नर्मदा की अनुपम प्राकृतिक छटा में है। उसके लोक सांस्कृतिक महत्व की व्याख्या इस यात्रा विवरण में लेखक ने की है। माई की बगिया और बगिया में खिलने वाले गुल बकावली के फूलों से जुड़ी लोक कथाओं का सुंदर वर्णन पाठ में किया गया है। सोन नदी, नर्मदा और कपिलधारा से जुड़े हुए पौराणिक और भौगोलिक परिदृश्य को प्रकट किया गया है। लेखक अमरकंटक पुनः आने का संकल्प व्यक्त करते हैं। उन्होंने अमरकंटक को निर्भीकता की प्रेरणा देने वाला केंद्र बताया है। निर्भीकता को लोक सिद्धियों का विकल्प घोषित करते हुए लेखक ने अमरकंटक के प्रति अपना सम्मान भाव व्यक्त किया है। यात्रा वृत्तांत में लोक एवं पुराण के अनेक संदर्भों को उद्धृत कर लेखक ने कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की है। यह यात्रा वृत्तांत विद्यार्थियों को नर्मदा की प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक महिमा से परिचित कराता है। साथ ही साथ जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा इससे मिलती है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पिछले दिनों अमरकंटक की यात्रा करने का अवसर अनायास सुलभ हुआ। मन में अमरकंटक की एक छवि थी। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब अमरकंटक पर उसमें एक पाठ पढ़ाया जाता था। एक चित्र भी उस पाठ के साथ पुस्तक में छपा था। ऊंचे पहाड़ से गिरती जलधारा का। चित्र के नीचे शीर्षक था कपिलधारा। पाठ तो याद नहीं रहा। समय के प्रवाह में शब्दों के भीतर फैला अमरकंटक का जुग राफिता फेडअप होता गया। केवल चेतना में वह चित्र टंगा रहा और जब भी कोई अमरकंटक की चर्चा करता तब कपिलधारा का वह चित्र मेरे भीतर से नमूदार हो उठता था। स्मृति में अमरकंटक इतना ही भर था। बाद में एक यात्रा विवरण पढ़ने को मिला। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय अमरकंटक की यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा को केंद्र बनाकर यात्रा विवरण लिखा। वह अमरकंटक की प्राकृतिक भूभौतिकी के साथ भावुक मन की प्रतिक्रियाओं के रूप में था। इस यात्रा विवरण ने मेरे भीतर अमरकंटक को देखने की तीव्र उत्सुकता जगाई। फिर एक निबंध अमरकंटक की सालती स्मृति पढ़ा। इस निबंध ने अमरकंटक मेरे स्मृति वितान में और विस्तारित किया। प्राकृतिक और संस्कृत साहित्य में तो अमरकंटक का स्मरण करते हुए इसे आम्रकूट का संबोधन दिया था। बाद में वही आम्रकूट अमरकंटक बन गया। लोक भाषा में उतरकर आम्र अमर बना और कूट कंटक बना। अच्छा ही हुआ एक नई अर्थ छवि आम्रकूट को मिली। अन्यथा ना तो अब आम के छतनार वन हैं और ना बांस के वे भिरे जिनका वर्णन कालिदास के मेघदूत में है। पुराण और लोक में स्मृति जीवी अमरकंटक आज सचमुच एक अनियारे कांटे की तरह ही है। नर्मदा के इस उद्गम स्थल के साथ न जाने कितनी कितनी मीठी भेदक चरफर स्मृतियाँ आज भी इस नुकीले शिखरी मेकल नभ की आभा में दिपदिपाती है। इन स्मृतियों में डूबकर ही मैंने कटनी और बिलासपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पेंड्रा रोड स्टेशन पर भोर में अपनी आंखें खोली। पेंड्रा रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा बस मार्ग से करना थी। रात्रि के अंतिम प्रहर का सुरमई उजास में बदलता अंधेरा हमारे आसपास था। हमारी जीप पहाड़ों की ऊंचाई
नाप रही थी। दोनों ओर से सघन वृक्षों से सरसराती हवा हमें छू रही थी। जाती ठंड के दिन थे, किंतु शरीर में फुरहरी जाग रही थी। शरीर में मितली सी उठी तो मैंने सोचा रात्रि जागरण का दुष्परिणाम हो सकता है। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा ही है। नर्मदा जिस ऊंचाई से अपना आकार ग्रहण करती है वह कोई निर्धारित ऊंचाई नहीं है। बहुत शांत और एकांत विस्तार से नर्मदा जन्म लेती है। पुराण कहते हैं कि नर्मदा का जन्म शंकर के श्रम शिखरों से हुआ। यह जो मेकल की पहाड़ी है इसकी दक्षिण दिशा में प्रसारकामी है सतपुड़ा और इसकी उत्तरी सीमा में फैला हुआ है विंध्य। प्रकृति का जो विहंगम दृश्य यहाँ निर्मित होता है वह समाधिस्थ महादेव शंकर की कल्पना के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे समाधिलीन शंकर की एक भुजा सतपुड़ा हो और एक भुजा विंध्य हो और मेकल का उन्नत शीर्ष ही शंकर का पवित्र मस्तक हो। इसी मस्तक पर नर्मदा के जन्म स्थानीय जलकर्ण जैसे शंकर के मस्तक पर उभरी पसीने की बूंदें हों। महादेव शंकर आर्य और अनार्य दोनों के परम आराध्य हैं। इस प्राकृतिक विन्यास में शंकर का यही स्वरूप व्यक्त है। देवाधिदेव शंकर आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष के श्रम शिखरों से संभव नर्मदा आदि नदी है। गोंडवाना की इस आदि भूमि पर करोड़ों वर्ष पूर्व नर्मदा का अस्तित्व था, इसलिए सनातन नदी है और जिस स्थान से वह निसृत होती है वह है सनातन तीर्थ है। आम्रकूट के इस नर्मदा उद्गम बिंदु से ही मानो संस्कृतियों की यात्रा प्रारंभ होती है। नर्मदा भारत की लोक संस्कृति की स्मृति रेखा है। विंध्याचल का यह भूभाग जिसकी चट्टानी छाती पर से नर्मदा बहती है, विश्व की आदि संस्कृति को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। नर्मदा के आसपास प्राप्त उत्खनन से यह सत्य उद्घाटित हुआ है कि नर्मदा की घाटी की संस्कृति संरचना का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। जब हिमालय ने जन्म नहीं लिया था तब सतपुड़ा और विंध्य की संधि स्थली इस मैकल शैल माला से जैसे नर्मदा नदी की प्रस्तावित नहीं हुई थी, बल्कि एक विराट जीवनधारा ही यहाँ से गतिशील हुई थी। अमरकंटक में नर्मदा को जन्म देने वाला शिव का रूपक कितना अर्थवान है, यह हमारी जातीय स्मृतियों की सृजनात्मक प्रसंगोदगर्भी उद्भावना भी है। आदिदेव शंकर के श्रम शिखरों से जन्म लेने वाली नर्मदा मानवीय जीवन के वृत्तांत की वह रचना है जिसमें श्रम जन आनंद का आलोड़न विलोड़न है, जिसका अर्थ होता है मथना विलोना। जो विंध्य और सतपुड़ा की जातियों के श्रांत काले शरीरों के पसीने की धार की तरह काली काली चट्टानों को तोड़ती फोड़ती प्रवाहशीला है। शंकर की जटाओं से गंगावतरण का दिव्य रूप भी शिव पुरुष की इस छवि से संबंधित है, किंतु नर्मदा को जन्म देने वाले शंकर, गौण, कोरकू और अन्य दक्षिणवर्ती जातियों के आराध्य हैं। उनके रंग रूप के अनुरूप ही काले पत्थर की पिंडी में आकृतिवान होने वाले पहाड़ों, खाइयों, खेतों, खलिहानों में उनके साथ साथ चलने वाले औघड़दानी शिव लोक चित्त के अनुरूप देवता हैं। यही वजह है कि लोक देवता के शरीर से निसृत नर्मदा सदैव लोक नदी की तरह स्मरण की जाती है। नर्मदा के उत्स के पास ही हम लोग खड़े हैं। एक छोटी सी मंदिराकृति एक कुंड के बीचों बीच थी। एक विशाल चौगान में तीर्थयात्री आवाजाही कर रहे थे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर ध्रुव दक्षिण तक के तीर्थयात्री उस भीड़ में अपनी वेशभूषा से इस मध्य प्रदेश में भारत की
रंग बिरंगी छवि को प्रस्तुत कर रहे थे। नर्मदा का स्रोत कुंड वाला अपना स्थान बदलता रहता है। यह प्रश्न हमारे मन में इसलिए कौंधा कि इस कुंड के ऊपर भी एक कुंड स्मृति स्थित है। वहीं एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। नर्मदा के उस कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। जैसे पहाड़ को काटकर एक बगीची बनाई गई है। एक जलधार भी यहाँ से प्रवाहित है। कुछ मंदिर भी यहाँ हैं। अब बगीची का बहुत सुव्यवस्थित रूप यहाँ नहीं है, किंतु नाम के आधार पर यह प्रकट है कि यह बगीची रही होगी। अभी यहाँ गुल बकावले के फूल खिले हुए थे। हमारी जिज्ञासाएं ही हमें स्थानों से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करती हैं। हमने वहाँ बैठे कुछ संतों से पूछा कि यह नाम माई की बगिया किस ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करता है। वे पहले तो कुछ असमंजस में दिखे, किंतु उन्होंने एक रूपक को याद करते हुए हमें बताया, माई तो यहाँ नर्मदा ही है। हमने कहा, केवल अमरकंटक में ही नहीं, नर्मदा तो पूरे देश में माई ही है। वे बोले, हाँ माई, नर्मदा बचपन में यहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेलने आती थी। जब वे नाराज होकर पश्चिम की ओर गतिशील हुई, तब उनकी सहेलियाँ उनके वियोग में गुल बकावली बन गई हैं। ये जो गुल बकावली के फूल देख रहे हो, ये सब उनकी सहेलियाँ थीं। हम अचरज से भरे इस कथानक को सुन रहे थे और नदियों के फूल बन जाने की इस लोक कथा का सत्य तलाशने में जुट गए थे। लगता है यहाँ कुछ और जलधाराएं रही होंगी। नर्मदा तब इन जलधाराओं के साथ ही विचरणशील हुई होगी। बाद में भूभौतिकी ने कुछ करवट ली होगी और नर्मदा की प्रवाह दिशा बदल गई होगी। उनकी सहचरी जलधाराएं कराल काल का ताप सहते सहते सूख गई होंगी। उनकी सूखती स्मृतियों को लोकमानस ने तब फूलों में तब्दील कर दिया होगा। लेकिन गुल बकावली के फूल तो भारतीय परिवेश में अति प्राचीन नहीं हैं। हो सकता है ये फूल किन्हीं और फूलों को विस्थापित करते हुए यहाँ जम गए हों। जो भी हो, यह स्थान मनोरम है और कल्पना के घोड़ों को पंख लगाकर अतीत के आकाश में उड़ने को बाध्य कर देता है। आंखें जुड़ाती माई की बगिया का सौंदर्य आसव बनकर शीशियों में उतर आया था। जब मैं यात्रा पर चला था, तब मेरे गांव के लोगों ने मुझसे कहा था कि माई की बगिया में आँखों की दवा मिलती है, लेते आना। सचमुच वहाँ के गुल बकावली के फूलों से उतारी गई दवा वहाँ बिक रही थी। खंडवा के डॉक्टर श्री राम परिहार का फ़ोन आया कि माई की बगिया की दवा ने आँखों को बहुत सुकून दिया है। अमरकंटक आँख को ठंडा करता है। गुल बकावली के सत्य से तो हिमालय आँख को ठंडा करता है। अपने ममीरे के माध्यम से यहाँ पहाड़ों का आँख से रिश्ता है। माई की बगिया एकदम लोक आधारित कथानक है, जिसमें नर्मदा का मानवीय रूप प्रकट होता है। लोक कथाएं इतिहास के वे अमृत कुंड हैं, जहाँ से इतिहास की धाराएं अपने अनेक रूपों में फूटती हैं। नर्मदा के जन्म क्षेत्र अमरकंटक में भी लोक कथाओं का विचित्र किंतु सहज विश्वासी रूप समाया हुआ है। नर्मदा पश्चिम प्रवाहिनी हुई होंगी भूभौतिकी परिवर्तनों के कारण, किंतु लोगों ने इसे अपनी स्मृति में एक कथा का रूप ही दे दिया। लोक में प्रचलित सोन और नर्मदा की प्रणय कथा लोक की मिथकीय सृष्टि है। यह कथा लीला भी अमरकंटक के इसी भूभाग पर जन्म लेती है। सोन और ज्योतिरथ्या नदी के इस संगम पर जो तर्पण करते हैं, वे अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। सोन और ज्योतिरथ्या क्रमशः सोन और जोहिला है। सोन अपने उद्गम के साथ ही सैकड़ों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा
अपने उत्स कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। अपने उद्गम कुंड से 4-5 किलोमीटर की दूरी तक नर्मदा की क्षीण धारा का मंथर स्वभाव उसके असल स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाता। जब वह कपिल धारा के रूप में पहाड़ पर खड़ी ऊंचाई से कूदती है, तब नर्मदा का शक्ति आस्फालन लगातार टूटते स्फटिक जैसी सफ़ेदी में प्रकट होती है। ऊंचाइयों को झुकाता, उन्हें तोड़ता मरोड़ता, उन्हें घिसता पिसता ही नर्मदा का चरफर स्वभाव और व्यक्तित्व उसे एक कुंवारी नदी की पहचान देता है। इसे कपिल धारा इसलिए कहा जाता है कि कभी इस स्थल पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। अमरकंटक तपस्या स्थली है। न जाने कितने तपस्वी इस स्थल पर तपस्या करके अपनी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए होंगे, किंतु मेरा मन जो अतीत और वर्तमान की धूप छाह में अमरकंटक को अनुभव कर रहा था, वह यह मानते हुए भी यहाँ कपिल मुनि तपस्यारत रहे होंगे, एक नए भौगोलिक रूपक का विन्यास करने लगता है। कपिल धारा का नामकरण मुझे बार बार कपिला गोण से जोड़ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे यह नामकरण कपिला की शुभ्रता की समता पर ही किया गया है। नर्मदा का यह जलप्रपात अपनी आकृति, अपने रंग में एकदम गाय जैसा दिखता है। इसी प्रपात के नीचे एक छोटा प्रपात है। यही कोई आधा किलोमीटर की निचाई पर इसे दूध धारा नाम दिया गया है। इन नामकरणों के पीछे गाय का ही रूपक है। कपिल धारा के रूप में जब नर्मदा नीचे छलांग लगाती है, तब अतल में पड़ी खड़ी विशाल चट्टानों की छाती दमच जाती है। करोड़ों वर्षों से नर्मदा इस गिरी गहर में अपनी बूंदों से हजारों इंद्रधनुष रच रही है। कपिल धारा के एकदम नीचे पहुंचना आसान नहीं है। कूद फांद करके ही उस तक पहुंचा जा सकता है। पसीना पसीना होते पहुंचिए तो नर्मदा की अमृत बूंदें फिर हमें तरोताज़ा कर देती हैं, लेकिन ऊपर ऊर्ध्वाधर आड़ी चट्टानों में लटके मधुमक्खियों के छत्रों ने हमें भयभीत कर दिया। उल्लास और भय के बीच ही मधु का निवास है। मधु यानी शहद। किंतु भय रहित होकर ही इस मधु का पान किया जा सकता है। अमरकंटक ऐसा ही मधु क्षरित करता है अपनी बीहड़ता में। कुछ तंत्र मंत्र साधकों ने यहाँ अपने स्थायी साधना स्थल भी बना लिए हैं। अमरकंटक का एकांत किसे नहीं लुभाता। यह क्षेत्र एक तरह का सिद्धि क्षेत्र है, इसीलिए इसके चतुर्दिक अनेक ऋषि मुनि अपनी साधना में रत रहे हैं। इन ऋषि मुनियों के नाम से यहाँ अनेक ऐसे सिद्धाश्रम हैं जो जन आस्था के केंद्र हैं। तीर्थयात्री इन केंद्रों की यात्रा करते हैं और अमरकंटक की पावनता से परिचित ही नहीं होते, अपितु अपने भीतर भी इस भाव से भर उठते हैं। नर्मदाष्टक की ध्वनियों को अपने कर्ण कुहरों में बसाए हम अमरकंटक से वापस हो रहे थे। हमारी जीप ढलानों की आड़ी तिरछी सीधी सर्पिल सड़क को रौंदती हुई पेंड्रा रोड की दिशा में गतिशील थी। तभी मार्ग में एक मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक कुआं था। कुआं पर कुछ पनिहारने पानी भर रही थी। वे माई नर्मदा के गीत गा रही थीं। सहयात्री को कुआं देखकर प्यास लगी। हम लोग नीचे उतरे। मंदिर के भीतर विराजे देवता के दर्शन किए। वहां उपस्थित साधुओं ने बताया कि यह जोहला नदी का उद्गम स्थल है। मंदिर के समांतर ही एक कुंड था। यही कुंड ही जोहला का जन्म स्थान है। जोहला के उस कुंड में बहुत थोड़ा सा जल था। आगे धार सूख गई थी। जोहला का प्रवाह आगे सोन में संगम करती है। अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य उसे प्रकट तीर्थ की तरह ही उपाख्याय, इसलिए इसकी निसर्ग महिमा इसे
अलौकिक बनाती है, किंतु यह क्षेत्र लोक और शास्त्र की आंखों से निहारने पर ही अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है और अपनी सिद्धि भावना को विस्तारित करता है। अभी भी यहाँ जंगलों में, पहाड़ों में हठ योगी मिल जाते हैं। हम लोगों ने अनेक जटिल और कठिन आसनों को लगाने वाले हठ योगी इस प्रकट भूमि में देखे। तीर्थ की सहजता ही उसे दिव्य भाव प्रदान करती है। यह दिव्यता यदि अमरकंटक में अभी भी विद्यमान है तो यह अमरकंटक की वानस्पतिक और भू भौतिक संरचना में भी तलाशी जा सकती है। महाभारत में नर्मदा के स्रोत की चर्चा करते हुए उसके प्राकृतिक परिवेश की भी चर्चा की गई है। आम, प्रियंगु और बेल के पेड़ों से आच्छादित यह क्षेत्र अपनी हरितमा के सौंदर्य से जन मन को आकर्षित करने वाला रहा है। इस नदी को प्रत्यक्ष स्रोता कहा गया है। आर्या सप्तशती के कवि ने भी अमरकंटक से निसृता नर्मदा के प्यारे रूप का विवेचन अपनी कविताओं में किया है। आकाश मार्ग से नीचे आई त्रिपथगा गंगा, भले ही आकाश गंगा, पाताल गंगा और मृत्युलोक की भागीरथी गंगा लोगों की दृष्टि में महिमा मंडित हो, मुझे तो केश गुल्मों से उद्भूत सुस्वादी जल वाली नर्मदा ही प्रिय है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में नर्मदा के उत्स वनों का जो मानवीकरण किया है वह तो काव्य की उपलब्धि भी है और नर्मदा के सौंदर्य का असीमित वर्णन भी। प्राकृतक और अपभ्रंश के कवियों ने भी आम्रकूटनी नर्मदा का वर्णन सरसता के साथ किया है। अमरकंटक स्मृतियों की भूमि है, स्मृतियों की चुभन की भूमि है, इसीलिए यह स्मृति शल्य बहुत दिनों तक हृदय में धसा रहता है और बार बार अमरकंटक की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। हमारी यात्रा तो समाप्त हो गई थी, किंतु अमरकंटक से निसृत होने वाली नर्मदा ने हमें एक नया जीवन दिया था। विपरीत से विपरीत को पार करने की ताकत हमें अमरकंटक से निकलने वाली एक सीधी साधी नदी ने अपने वेगमान आचरण से दी है। इसका आशा है कि नर्मदा नदी उद्गम स्थल से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। 4-5 किलोमीटर की दूरी मंथर गति से पार करती हुई यह कपिलधारा पर आकर पहाड़ की ऊंचाई से कूदती है, फिर तीव्र गति से बहती हुई लोक मंगल का विधान करती है। जहाँ से यह निकलती है वहाँ बड़े आड़े तिरछे पहाड़ हैं जो इसके मार्ग की बाधा बनते हैं, किंतु यह शांत भाव से सबको पार करती हुई आगे बढ़ जाती है। लेखक इस कथन के द्वारा यह कहना चाहता है कि जैसे नर्मदा विपरीत से विपरीत को पार करती हुई आगे बढ़ जाती है, वैसे ही हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। नर्मदा के उद्गम स्थल को देखने पर यह सीख सहज ही दर्शक को मिल जाती है। अमरकंटक हम फिर आएंगे। तुम्हारी आत्मीयता प्रकृति की आत्मीयता है, जिसमें हमारी उपस्थिति उतनी ही ऊंची है जितनी तुम्हारी शैलश्रृंग मालाएं हैं। हमारी हिम्मत उतनी ही अडिग है जितनी नर्मदा की पतली सी धार की कटान है, जो खड़ी प्रस्तरी ऊंचाइयों को भी झुका देती है। अमरकंटक, तुमसे हमने निर्भीकता पाई है। एकांत की साथी बनकर हमारी निर्भीकता हमें जो शक्तियाँ देती हैं वे लोक में सिद्धियों का विकल्प बन जाती हैं। अमरकंटक, तुम्हें प्रणाम। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए इसको हल करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कुआं पर पनिहारने क्या कर रही थी? वे किसके गीत गा रही थी? माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का यह पाठ समझ में आया होगा। जय हिंद।